साथ ही आपको बता दें कि आईपीओ मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन बढ़ रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की हमने देखा कल दमदार लिस्टिंग हुई, आज हालांकि थोड़ी सी मुनाफा वसूली दर्ज हो रही है स्टॉक में। रूट मोबाइल इस इशू को भी अच्छा रिस्पांस मिला, ये सोमवार को लिस्टिंग के लिए आएगा, लेकिन अगले हफ्ते कैम्स का आईपीओ खुलेगा। कंपनी 2200 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज कर रही है। केमकॉन स्पेशलिटी भी इसका आईपीओ खुलेगा सोमवार को ही, 300 करोड़ से ज्यादा का यहां पर फंड रेज का इरादा है। और साथ ही साथ एक ऐसा नाम जो ब्रोकिंग से जुड़ा हुआ है और जो लगभग हर रिटेल ब्रोकर तक अपनी रिटेल निवेशक तक अपनी पहुंच बना चुका है, वो है एंजल ब्रोकिंग। ये भी अब आईपीओ लाने की पूरी तैयारी बना चुकी है। आईपीओ अगले हफ्ते खुलेगा, 22 सितंबर को खुलने वाला है और इशू का प्राइस बैंड 305 रुपए से 306 रुपए तय है। अब कंपनी की योजना है इस पर्टिकुलर इशू से ये 600 करोड़ रुपए जुटाएंगे। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कि यहां से कंपनी ने किस तरह से अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी कर ली है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर और कंपनी के सीईओ विनय अग्रवाल मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस, आप लोग आईपीओ लेकर आ रहे हैं। दिनेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, हमने देखा है ब्रोकिंग बिजनेस में एक तो कंपटीशन काफी बड़ा है पिछले एक डेकेड में, तो पिछले 10 से 15 सालों में जैसे जैसे नए लोग आए हैं, आपने अपने बिजनेस को कितना कॉम्पिटिटिव बनाया है और कितना ट्रांसफॉर्म किया है? जो यूजर है उनकी हैबिट्स क्या हो रही है। अब आप देखोगे मोस्टली इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टियर 3 में और मिलेनियल्स है, और मिलेनियल्स आर यूज्ड टू लाइक अपने ऐप से शॉपिंग करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, तो वैसे उनकी हैबिट हो गई इन्वेस्टमेंट भी करना है उनको थ्रू मोबाइल ऐप करना है। तो इसीलिए ये ट्रेंड देख के हमने कि भाई बड़ा पॉपुलेशन जो है इंडिया का टियर 3 में है और यूथ है और जो मोबाइल ऐप के थ्रू सब चीजें करना चाहता है, तो इसमें काफी बड़ा ग्रोथ है। तो नोइंग दैट यूजर को क्या चाहिए और कैसे, शुरू से हमारी फर्म टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही रही है, तो हमारे लिए बहुत आसान था कि उसके लिए मोबाइल ऐप वैसे बनाए जो उनको पसंद आए और उनको वैसे फीचर दे कि उनको ईजी हो इन्वेस्टमेंट करना। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर क्या था, उनको नॉलेज भी अच्छी थी और बहुत कम लोग इक्विटी में डालते थे। अब आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ दिस मिलेनियल्स पार्टिसिपेट करते हैं इक्विटी में। एक बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो गया और अभी भी कॉर्पोरेट अर्निंग अपनी इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो गुड, तो उनको काफी अच्छा ये रिस्क प्रीमियम मिल रहा है टू इन्वेस्ट इन इक्विटी रादर देन गोइंग टू बैंक एंड गेटिंग अ यील्ड ऑफ 5 to 6%। हमने देखा भी है कि इस पूरे लॉकडाउन में रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा बढ़ा है, क्योंकि उनके पास समय था और ऑफ कोर्स वो डिजिटल टूल्स, जैसे आपने कहा कि आपका ऐप एक बहुत बढ़िया मॉडल साबित हुआ। अच्छा विनय जी, आप ये बताइए, ये जो डिजिटल और ऑनलाइन मीडियम आप लोगों ने अपनाया है, एंड आई एम श्योर आप मुझे याद है कि आप लोग वो फर्स्ट मूवर्स में से थे ऐप लॉन्च करने के लिए, किस तरह का वॉल्यूम आ रहा है इस पर्टिकुलर मीडियम से? हमारा 2 बिजनेसेस है। B2C बिजनेस जहाँ पे हमारा डायरेक्ट बिजनेस होता है, वहां पे 99.8 या 99.9% बिजनेस ऑनलाइन और डिजिटल आता है, और B2B बिजनेस जो हमारे सब ब्रोकर्स के थ्रू है, वहां भी हमारा 70% बिजनेस ऑनलाइन आता है। ओके, तो बड़े पैमाने पर आपके बिजनेसेस ऑनलाइन गए हैं। अच्छा दिनेश जी, एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि जो ब्रोकरेज कारोबार में है उसमें मार्जिन घट रही है, एडवाइजरी कारोबार में दूसरी तरफ बढ़ रही है, तो यहां से आगे आपका ग्रोथ प्लान कैसा रहेगा? स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे आप? क्या एडवाइजरी बिजनेस में जहां पर मार्जिन ज्यादा है वहां पर स्केल करना चाहेंगे या फिर इक्वल वेटेज आप ब्रोकरेज को देंगे? तो हमें ये लगता है कि रिटेल अभी भी बहुत ग्रोथ देने वाला है। अभी भी बहुत कम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी अपना इक्विटी में नहीं है। अगर आप देखोगे टियर 3 में हार्डली 0.5% ऑफ पॉपुलेशन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अर्बन पॉपुलेशन देखोगे तो 6% कर रहा है। एशियन कंट्रीज देखोगे तो 10% पेनिट्रेशन है इक्विटी का। तो अभी भी मुझे लगता है ये रिटेल जो पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है, इसका इन्फ्लेक्स पॉइंट था इंटरेस्ट रेट कम होना, और इंटरेस्ट रेट कम होने के हिसाब से और प्लस अपने पास जो यूथ है उनकी रिस्क एपिटाइट और अंडरस्टैंडिंग इस इक्विटी क्लास में ज्यादा है। तो मुझे लगता है अभी भी काफी ग्रोथ रिटेल का जो पार्टिसिपेशन हो रहा है इक्विटी में है यहाँ पर, तो हमारा फोकस इक्विटी में ही रहेगा। इक्विटी स्टॉक ब्रोकिंग में और म्यूचुअल फंड में, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जब उनको इंश्योरेंस लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है, लोन प्रोडक्ट्स लेना है, तो एंजल का पूरा फोकस डिजिटाइज वे में कैसे ये चीजों को सर्व करे,
मोबाइल ऐप में कैसे सर्व करें, वही होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ब्रोकरेज और रिटेल बिजनेस को बढ़ाने पर आपका फोकस रहेगा, लेकिन विनय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जीरोधा ने अपना काफी मार्केट शेयर बढ़ा दिया है, पेटीएम अब उतर आई है और वहां पर हमने देखा बहुत बढ़िया तरीके से कन्वर्जन रेट देखने को मिला है। इस तरह के नए खिलाड़ियों के साथ आप कैसे compete करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में काफी एजाइल हैं और ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा मार्केट शेयर वैसे ही कैप्चर कर चुके हैं। देखिए, हमारे 2-3 यूनिक प्रपोजिशंस है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। पहला, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा, हमारा जो डिजिटल जर्नी है, जिस तरीके से हम कस्टमर को कंटिन्यूअसली इंगेज करते हैं, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से है। ये जो एंगेजमेंट है, ये हर कस्टमर का हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से उनको इंगेज किया करके रखते हैं। तीसरा, हमारा प्राइसिंग में हमने बताया कि हमारा प्राइसिंग अभी इंडस्ट्री का बेस्ट प्राइसिंग है। चौथा, इस प्राइसिंग पे भी हम ही एक ऐसे ब्रोकर हैं जो फ्री रिसर्च और एडवाइजरी देते हैं अपने कस्टमर्स को। जो लोग फिक्स प्राइसिंग में आ गए हैं, वो कोई भी फ्री रिसर्च और एडवाइजरी नहीं देता है। ओके, और वो आपकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगी। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही हूँ विनय जी, कि मार्जिन ट्रेडिंग और मार्जिन फंडिंग जो इस समय सबसे हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ कोर्स रहा है, दूसरों के मुकाबले आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी चल रही है? क्या आप कारोबार को ग्रो कर पाएंगे करंट इन चेंजेस के बाद? जो सेबी ने चेंज किया है, वो प्रोसीजर चेंज किया है। तो सेबी ने क्या किया है, पहले जो ब्रोकर्स लोग शेयर्स अपने पास रख के मार्जिन फंडिंग फैसिलिटी देते थे कस्टमर को, उनकी जगह अभी कस्टमर्स को ये शेयर्स प्लेज करने पड़ेंगे। और ये प्लेज करने का जो पूरा प्रोसेस है, वो ऑनलाइन बहुत अच्छे से सेटल हो गया है। वो कस्टमर्स को बहुत आसानी से वो शेयर्स प्लेज कर पा रहे हैं। लेकिन जो ब्रोकर लोग ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल है, उनके कस्टमर्स के लिए ये बहुत कठिनाई का प्रोसेस है। हमको लगता है कि ये जो नया प्रोसेस है, इससे डिजिटल कंपनीज को, डिजिटल ब्रोकिंग हाउस को बहुत फायदा मिलेगा और कंसोलिडेशन और जोर से होगा। तो हमारी जैसी कंपनी को इसका फायदा मिलेगा। विनय और दिनेश, आपका धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके इशू के लिए। याद रखिए, अगले हफ्ते 22 तारीख को ये इशू खुलने वाला है। प्राइस पॉइंट 305 से 306 रुपए है। कंपनी 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है।